नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के Q1 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। साथ ही इसके वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके अदर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी हम देखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, एल&टी टेक्नोलॉजी के बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इसको अदर आईटी कंपनीज से अलग बनाता है। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, प्लांट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और सेमी कंडक्टर्स वगैरह ये बनाती है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के लिए ये काम करती है। इस कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और ये लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप का एक हिस्सा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो अमाउंट है मिलियंस में है। मैं इसको करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करूंगा। 1 करोड़ मतलब कि 10 मिलियन के बराबर होता है। इसके रेवेन्यू की अगर बात करें तो 1294 करोड़ रेवेन्यू था इसका लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में 1440 करोड़ था, और जो कि बढ़ के अभी 1518 करोड़ हुआ है। यानी कि जून क्वार्टर से इसका जो रेवेन्यू है 17% बढ़ा है पिछले साल के जून क्वार्टर से, और इस साल के मार्च क्वार्टर से 5.4% बढ़ा हुआ है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में ये हुआ, यानी कि लास्ट क्वार्टर में 194 करोड़ था, और जो कि बढ़ के अभी 2162 करोड़ हुआ है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी 84% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भी इसके अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। ग्रॉस मार्जिन्स की अगर बात करें तो 26.8% थे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, 32.3% थे मार्च क्वार्टर में, 33.4% है इस क्वार्टर में। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है। इबिट्टा मार्जिन्स की अगर बात करें तो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 15.9% के इबिट्टा मार्जिन थे, जो कि मार्च क्वार्टर में थे 20.3%, और अभी हुए 20.9%। ईबिट मार्जिन की अगर बात करें तो 12.1% के मार्जिन थे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, जो कि मार्च क्वार्टर में हुए 16.6%, और इस क्वार्टर में हुए 17.3%। नेट इनकम मार्जिन की अगर बात करें तो 9.1% के मार्जिन थे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 13.5% ये हुए, और इस क्वार्टर में 14.2% हुए। यानी कि मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छे किए हैं कंपनी ने, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे किए हुए हैं। ईपीएस भी कंपनी का ग्रो हुआ है। हालांकि ईपीएस पुअर है, लेकिन हम आने वाले टाइम के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें फ्यूचर पोटेंशियल इसमें दिखाई दे रहा है, तो ईपीएस पास्ट का डजन मैटर। वैसे अगर बात करें, 11 का ईपीएस था लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, और 18 का ईपीएस हुआ उसके बाद इस मार्च क्वार्टर में, और अभी का जो ईपीएस है 20 का है। अब इसके एसेट की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट इसके कम हुए हैं, इंटेंजिबल एसेट और गुडविल इसकी कम हुई है, अकाउंट रिसीवेबल लेकिन बढ़ा हुआ है, और अनबिल्ड रेवेन्यू ये भी बढ़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इसके कम हुए हैं, कैश इसके पास में बढ़ा हुआ है। और अदर करंट एसेट की बात करें तो वो कम हुए हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट इसके बढ़े हुए हैं। अब लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी की अगर बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड इसका बढ़ा हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा हल्का नेगेटिव इसको ले सकते हैं हम। और अदर करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो ये बढ़ी हुई है, तो ये एक और हल्का सा नेगेटिव फैक्टर है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज को अगर देखा जाए तो कम हुआ है, ये अच्छी बात है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है इसका बढ़ा हुआ है। अब इंडस्ट्री वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो 31.2% रेवेन्यू इसका जो मेजर रेवेन्यू है ट्रांसपोर्टेशन से आया हुआ है, 19.5% रेवेन्यू इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आया हुआ है, 22% रेवेन्यू इसका टेलीकॉम सेक्टर से आया हुआ है, 15.5% रेवेन्यू इसका प्लांट इंजीनियरिंग से आया हुआ है, और 11.7% का जो रेवेन्यू है इसका मेडिकल डिवाइसेस से आया हुआ है। बात करें अगर जियोग्राफिकली रेवेन्यू की, तो नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और यूएस से जो है इसका मेजर रेवेन्यू आया है 62.3%, यूरोप से जो है 16.8% रेवेन्यू है, इंडिया से इसका 12.9% रेवेन्यू है, और बाकी जो अदर कंट्रीज है 8% रेवेन्यू वहां से आया हुआ है। बात करें इसके ऑन साइट रेवेन्यू की, तो 41.9% इसका ऑन साइट रेवेन्यू था, ऑफशोर रेवेन्यू इसका 58.1% था। अगर प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से इसके रेवेन्यू की बात करें तो फिक्स प्राइस रेवेन्यू इसका 33.8% था, और टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इसका 66.2% था। अब क्लाइंट प्रोफाइल वाइज इसके रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 305 इसके पास में टोटल एक्टिव क्लाइंट्स थे, जिसमें से $20 मिलियन से ज़्यादा वाले जो क्लाइंट्स थे इसके 5 थे, और $10 मिलियन से ज़्यादा वाले जो इसके क्लाइंट्स थे 20 थे, और $5 मिलियन से ज़्यादा वाले जो इसके क्लाइंट थे 43 थे, और $1 मिलियन से ज़्यादा वाले इसके क्लाइंट 122 थे।
तो हर तरीके के बराबर क्लाइंट्स इसके पास में है, किसी एक दो क्लाइंट्स के ऊपर में डिपेंड नहीं है जो ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं, अगर वो ऑर्डर देना बंद कर दे तो आगे दिक्कत आ जाएगी, ऐसा वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। इंडस्ट्री वाइज भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके की इंडस्ट्री को कंपनी कैटर करती है, हर तरीके की इंडस्ट्री को बराबर सर्विसेज देती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें क्या दिखाई दे रही है, जो कंट्री वाइज है, जो जियोग्राफिकली रेवेन्यू इसका आता है वो नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादातर आता है, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि पॉलिटिकल इशू बार बार होते रहते हैं, H1B वीजा को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें बीच बीच में आती रहती हैं। तो वहाँ से अगर कोई इश्यू होता है तो 62% तक का रेवेन्यू वहाँ से इसका आता है। अभी मतलब क्वार्टर के हिसाब से भी अगर देखेंगे ना तो बड़ा है पहले के मुकाबले, और रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। तो ये इसमें हमें मतलब पॉजिटिव सोचने के बजाय थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी भी रखनी चाहिए कि कहीं अगर ऐसा इश्यू हो जाए तो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईटी कंपनीज में जो है ना, एक कंपनी के ऊपर या दो कंपनी के ऊपर मतलब रेवेन्यू जियोग्राफिकली कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है ये देख के भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आईटी में जैसे ज़्यादातर जो अमेरिका से ही रेवेन्यू आता है, आईटी कंपनीज में ज़्यादातर कंपनीज ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका अदर कंट्रीज से भी रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड करें कि जैसे एक कंपनी भी अच्छी हो, उसमें फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे होने ही चाहिए, साथ ही वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यू भी जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कुछ अमेरिका के अंदर में कोई कंपनी है जो अपना काम कर रही है, कुछ ऐसी है यूरोप में जिसका ज़्यादा बिजनेस है, कुछ ऐसी है जिसका अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा बिजनेस है, कुछ कुछ ऐसी हैं जिनका मिडिल ईस्ट में है, कुछ ऐसी हैं जिनका साउथ ईस्ट एशिया में है। तो इस तरीके से हम उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। टोटल एक्टिव एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के पास में बढ़े हुए हैं, यानी कि कंपनी के पास में काम है इसलिए एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर के जो जून क्वार्टर है उसमें 16,641 एक्टिव एम्प्लॉयज़ थे, जो मार्च क्वार्टर में हुए 16,452, और अभी इस क्वार्टर में लगभग 17,000 के आसपास में एम्प्लॉयज़ इसके पास में काम कर रहे थे। कंपनी की अदर इनकम की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट से कंपनी को 16 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ है, और फॉरेन एक्सचेंज के जो गेन है उससे जो है 24 करोड़ तक का कंपनी को फायदा हुआ है, और अदर में कंपनी को 7 करोड़ तक का मामूली सा लॉस हुआ है, यानी कि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में ही है 33 करोड़ के। कंपनी के रिकॉग्निशंस की अगर बात करें तो एवरेस्ट ग्रुप ने इस कंपनी को लीडर का दर्जा दिया है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। और नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको रोबोटिक इंडो ट्रेनर किट के लिए इंजीनियर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। और इसके अलावा स्मार्ट टेक अवार्ड फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए इसको दिया गया है। इसके अलावा मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है। अचीवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अवार्ड से इसको नवाजा गया है। ये इसके इस साल के इस क्वार्टर के अचीवमेंट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखा जाए दोस्तों तो लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार प्रमोटर अपना स्टेक इसमें सेल कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं कर रहे, लेकिन ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। दिसंबर क्वार्टर में इसमें प्रमोटर का स्टेक था 74.27%, जो कि मार्च क्वार्टर में हुआ 74.24%, अभी इस क्वार्टर में हुआ 74.23%। तो ये थोड़ा सा मतलब 0.01% का डिफरेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, लेकिन ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। एफआईज का कंपनी के ऊपर में 8.92% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स का 5.96% का स्टेक है, और अदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका 10.17% का स्टेक है। बात करें अगर कंपनी के साइज की तो कंपनी का मार्केट कैप 36,363 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। 52 वीक लो 1325, 52 वीक हाई 3493 इसका है। स्टॉक का पी 47.7 है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी 33 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.64% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.7%, फेस वैल्यू 2 है, करंट रेशियो 1.81%, जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है, जीरो डेट कंपनी है तो जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो है। बात करें अगर प्रमोटर होल्डिंग की तो 74.2% है, जो कि हमने देख लिया। चेंजिंग वगैरह भी हमने देख लिया, 0.01% चेंजिंग है प्रमोटर होल्डिंग में। कैश कंपनी के पास में 233 करोड़ है, प्रमोटर का प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। और एंटरप्राइज वैल्यू अगर देखा जाए तो 36,131 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू है। अब इसके पीयर्स को इसके पी के साथ में कंपेयर करें दोस्तों तो इसका जो पी है एवरेज से ज़्यादा ही आ रहा है। एल&टी इन्फोटेक की अगर बात करें 39 का पी है, इन्फो एज का 707 का पी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है सबसे ये। माइंडट्री की अगर बात करें 36 का पी है, एम्फासिस का पी 36 का है, एल&टी टेक्नोलॉजीज का 47 का पी है, यानी कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका 47 का पी है। ओरेकल फाइनेंस का 19 का पी है, यानी कि दूसरे नंबर पर ये कंपनी है अपने पीयर्स के साथ में कंपेरिजन करने में पी के मामले में। और वैल्यूएशन वाइज कंपनी के स्टॉक को अगर देखा जाए तो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में इसका स्टॉक आता है।
अब इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वन डे में इसने 2.79% के रिटर्न माइनस में दिए हैं, 1 वीक में 14%, 1 मंथ में 18%, 3 मंथ में 23%, 6 मंथ में 33%, ईयर टिल डेट में 44%, 1 ईयर में 134%, 2 ईयर में 103%, 3 ईयर में 154%, 4 ईयर में 344% के इसने रिटर्न दिए, यानी कि कंसिस्टेंट कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। अब बात आती है कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में करना क्या है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों। एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में हो सकता है नेगेटिव में भी आपको रिटर्न दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और ब्रेकआउट भी अभी इसका ओवर हो चुका है, अभी सस्टेन करने के लिए नीचे भी आ चुका है। ठीक है, तो 6 मंथ का अगर आपका टाइम होराइजन है तो 3800 4000 तक के टारगेट से आपको दे सकता है आराम से। 10 से 20% के टारगेट से अचीव कर सकता है आपके, है ना। लेकिन क्या हो सकता है ये 1-2 दिन में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 1 महीने में भी कंप्लीट हो जाए, पहले भी ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन नज़रिया अपना 6 मंथ का ही रखो। अगर 1-2 दिन में नीचे भी आ जाए तो घबराना नहीं है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं मोस्ट प्रेफरेबली आपको बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अदर आईटी कंपनी से एकदम अलग है। ये आईटी के साथ साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए मशीनरी वगैरह बनाती है, इंडस्ट्रीज के लिए जो ऑटोमेटेड मशीन्स वगैरह होती हैं वो बनाती है, सेमी कंडक्टर्स वगैरह बनाती है, और भी काफ़ी अलग वैरायटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग के तरीके के प्रोडक्ट भी बनाती है। तो अगर देखा जाए कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, संभावनाएं कंपनी के अंदर में काफ़ी अपार है, ग्रोथ की जो है काफ़ी ज़्यादा संभावना है। कंसर्न सिर्फ एक है कि एक ही स्टेट के अंदर में ये कंपनी काम करती है ज़्यादातर, 60% इसका रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट और कनाडा से आता है, वो थोड़ा सा इसका कंसर्न वाली बात है। बाकी कंपनी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वगैरह अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है तो अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही मिलेगा। आपको ये सोचें कि कम वैल्यूएशन पर मिल जाए। अगर मार्च का फॉल जैसा अगर कोई दूसरा फॉल नहीं आता है तो आपको वैल्यूएशन हायर ही मिलेंगे इन कंपनीज के, है ना, चाहे कैसा भी मार्केट हो। इनको मार्केट खराब होने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो 2020 में मार्च में फॉल आया था उस टाइम पे जो वैल्यूएशन था इनके कितने नीचे आ गए थे, लेकिन रिकवर कितनी जल्दी किया, एकदम 1-2 महीने में ही आईटी कंपनी के स्टॉक जो है उस लेवल पर आ गए थे जहाँ पे पहले थे, और आज की डेट में देखो वहाँ से भी डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जितना भी इसमें डिप आता है उतना बाइंग करते जाओ। कंपनी जो है A1 कैटेगरी की है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी आपको। इसके साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।